राजधानी देहरादून में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम एक संस्था के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के लिए संस्था से निविदा आमंत्रित किए, जिसमें से 8 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन पर सहमति हो गई है। लगभग 10 लोकेशंस के लिए ईवी चार्जिंग के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें कंपनी को फाइनलाइज किया जा चुका है। उसमें से अभी मेरी 8 लोकेशंस क्लियर हैं। 2 लोकेशन पर एनएच के द्वारा कुछ आपत्ति लाई गई है, उनको रिमूव किया जा रहा है। कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट आज हो जाएगा। साथ ही यूपीसीएल से वार्ता करके उनको कनेक्शंस दिलाने के उपरांत कोशिश ये है कि अगले माह से इनका ऑपरेशन प्रारंभ हो। राजधानी देहरादून के नगर निगम का कल कांग्रेस घेराव करेगी। कांग्रेस ने निवर्तमान मेयर पर करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नगर निगम के घेराव को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घोटालों को जनता के सामने लाना चाहिए। पहले तो कांग्रेस को शायद अपने घोटाले उजागर करने चाहिए, जो आखंड तक भरे थे, जो इतने सालों तक उन्होंने राज किया। चाहे इस प्रदेश की बात अगर हम करें, यहाँ पर भी उन्होंने घोटाले किए, और केंद्र की बात करें तो वहां पर भी घोटाले किए। तो सबसे पहले उनको अपना पर्दाफाश करना चाहिए कि उन्होंने जो जो घोटाले करे थे उनके लिए जनता से वो माफी मांगने का काम करें। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि कॉलेजों में अभियान चलाकर हम युवाओं को अपील कर रहे हैं कि वह अपने वाहन को उतना ही रफ्तार से चलाए जितने में वह नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, जो 2 दिन पहले जो ये भीषण और बेहद दुखद जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रोग्राम में और विभिन्न जो है कॉलेजेस में, खासकर हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे कि आपको पता है कि उसमें हमारे जो हैं युवा साथी ही थे जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे। तो उसी के संबंध में युवाओं को खासकर हम लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, कृपया करके एक तो अपने वाहन को जो है सावधानीपूर्वक चलाएं और उतनी ही स्पीड उसकी रखें जितनी कि इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। ओवर स्पीडिंग कतई ना करें। और इसके बाद जो दूसरा एक प्रमुख कारण आता है एक्सीडेंट होने का, ड्रंकन ड्राइविंग। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि शराब का प्रचलन ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसको ड्रंकन ड्राइविंग के बाद गाड़ी को कदापि ना चलाएं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप शराब के नशे में रहेंगे तो सेंस में नहीं रहेंगे और गाड़ी आप कंट्रोल कदापि नहीं कर पाएंगे। तो ड्रंकन ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ जैसा कि कई बार हो जाता है कि युवक रहते हैं, नवयुवक रहते हैं, और कोई गाड़ी अगर उनको क्रॉस कर जाए तो ये आता है कि भाई इसको कैसे क्रॉस करके इसका पीछा करें। तो ये ज़िंदगी जो है, इसको एक रेस का मैदान ना बनाए अपनी गाड़ी। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है आपके और आपके परिजनों के लिए। तो कदापि किसी से ये ज़िंदगी जो है मतलब ये रेस की होड़ नहीं। केदारनाथ उपचुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जहां केदारनाथ विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दोनों पार्टी की ओर से चल रही जुबानी जंग भी चुनावी माहौल को गर्म किए हुए है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल उठाते हुए कहा है कि साल 2022 के चुनाव में जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने की कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भाजपा के आरोपों पर जवाबी हमला किया है और हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा झूठ के गर्भ में जन्मी है, इसलिए वह जनता के बीच झूठ फैला रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी ने तो कोई ये पहली बार ऐसा काम नहीं किया है। अभी आपने हरियाणा के चुनाव में कितना झूठ बोला था, उसका नतीजा क्या निकला। जब देश का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो संविधान बदलने वाली पार्टी है, संविधान बचाना है, उसका क्या असर हुआ। अगर आप इसी उत्तराखंड को देख लेंगे तो वो जिस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस तो सिर्फ कह रही है, आरोप लगा रही है, जिसपे कोई दूर दूर तक न सच्चाई है न किसी के मन में ये विषय है। लेकिन हमने जब 2022 का चुनाव लड़ा था
उसमें कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का उनका वो आदेश जो उनके मुख्यमंत्री के द्वारा जारी हुआ कि हम जुम्मे की नमाज की छुट्टी देंगे, वो हमने दिखाया ना आपको। बिल्कुल झूठे लोग हैं। और यदि इनमें साहस है, मैं कह रहा हूं कि झूठ के गर्भ से पैदा हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, इनके प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बुलवाया गया उनसे, गृहमंत्री से झूठ बुलवाया गया, मेरे पर मुकदमा करें। साहस है अपने। मैं तो कह रहा हूं यदि भाजपा रियली में अपनी बाप की बेटी है तो मेरे ऊपर मुकदमा करें। मैं कह रहा हूं भाजपा झूठी है, झूठी है, झूठी। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जहां पे मुख्य रूप से योग पॉलिसी में प्रदेश के भीतर योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। देहरादून जनपद में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक 1894 लोगों का चालान किया जा चुका है और लगभग 5,85,000 रुपए का जुर्माना किया जा चुका है। ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान है चिन्हित जहां पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है, टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है। जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया और 5,85,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। 18 वर्षों से अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे एसएसबी प्रशिक्षण गुरिल्लाओं ने इस बार अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगौली ने बताया कि 11 नवंबर को देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरिल्ला संगठन पदाधिकारियों की बैठक में सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बागोली ने कहा है कि अगर 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की मांगे नहीं मानी जाती तो 18 दिसंबर से प्रदेश के हजारों गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। जैन धर्मशाला में हुई, उसमें हम लोगों ने तय किया कि सरकार लगातार हमको गुमराह करते आ रही है। 18 साल हो गए, कभी कुछ लगातार हमको गुमराह करते, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और जिसमें 48 घंटे का समय रितिमा अग्रवाल जी से द्वारा हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा 48 घंटे का हमें समय दो, हम तुम्हारा काम पूरा करेंगे। आज 1.5 माह हो गया है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर 15 दिसंबर तक सरकार हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद 17 को हम लोग यहाँ से लोहाघाट से और राज्यों से और जिलों से सभी गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे। वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ। हल्द्वानी में एक निजी स्कूल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा बरेली ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक के मौत के कारणों का पता चलेगा। बहुत ज्यादा
लॉ अबाइडिंग सिटीजन वाली बात है, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी सेफ्टी है साथ में। आप अपनी लेन में चलें, स्पीड कंट्रोल में रखें। कभी कभी होता है दूसरा आदमी रॉन्ग साइड से आएगा, अगर आप स्पीड कंट्रोल है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। एक्सीडेंट का जो मैंने जो हुआ था सर वही था, गाँव चौड़ में देखिए वो फैमिली रॉन्ग साइड आ रही थी, जो व्यक्ति जा रहा था वो अपनी लेन में चल रहा था, सही जा रहा था, दूसरी लेकिन था वो भी स्पीड में, है ना। क्योंकि जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है फिर हम सिर्फ मतलब दुख मनाने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। सिंगल साइड डिजास्टर की स्ट्रेटेजी कहलाती है, उससे पहले होता है डिजास्टर प्लानिंग कि हम है। हल्द्वानी शहर के दमवा डूंगा क्षेत्र के 7,000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 8 साल से पारित कानून का पालन न होने पर स्थानीय निवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट ने बताया कि 1952 से बसे इस क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम के तहत 655 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया था। इस फैसले का नित्यानंद भट्ट ने न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग की याचिका खारिज कर दी। लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं 52 से, और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए, 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी। जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के मंडल प्रभारी के रूप में उतारा है, जहां पर इस बात पर कैबिनेट मंत्री और अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल के प्रभारी सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने वहां की जनता की तमाम मांगों को पूरा किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनाव भाजपा अच्छे मतों से जीतेगा। पटेल जी को टिकट मिला है, पूर्व में विधायक रही हैं और जिस तरह से सैला जी जो चली गई उन्होंने काफी काम सरकार में रहते हुए किया और उसके बाद जो सैला उनके मुख्यमंत्री लगातार वहां गए और मुख्यमंत्री ने तमाम वहां पर जो उनके लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। इसमें निश्चित ये एक एज भारतीय जनता पार्टी के पास है और अच्छे मतों से। केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना लगातार जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह आपदा में अवसर तलाशती है। जहां पर उन्होंने कहा कि समय केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, उस समय सूबे के मुख्यमंत्री पहले आदमी थे जो आपदा का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में चल रहा है, जहां राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार से लौटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। मैं भी पहले भी नॉमिनेशन में भी गया था, आज भी होकर आया हूँ। वहाँ पर वातावरण जो बन रहा है, केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है कि आशा नोटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, जो पारदर्शिता से उन्होंने वहाँ की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दशक। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।